चलिए, तो अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इथिक्स, इथिकल इशू एंड बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। ये 4 टॉपिक है, पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज ट्रांसजेनिक एनिमल। अच्छा, क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल? कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? थोड़ा एनिमल काटो। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन दो। व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? और हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को एक और नाम दिए थे, अगर आपको याद हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? व्हाट इज दिस? उसके जीन को चेंज कर देते हैं, दूसरा जीन उसमें ऐड कर देते हैं अपने दूसरा डिजायर जीन, प्रोडक्ट के हाँ, अकॉर्डिंग। दूसरा जीन ऐड कर देते हैं, मतलब कि जीन मैनिपुलेशन कर देते हैं कुल मिला के। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट उसका कोई सेल है, उसका खुद का जीनोम पहले से है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा जीन जोड़ दिया है किसी तरीके से, और हमने वहां पे अपना डिजायर्ड जीन जोड़ा है, ताकि वो जीन वहां एक्सप्रेस और हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले जिसमें हमें इंटरेस्ट है। देन आफ्टर दैट, जब ये सेल ग्रो करेगा उस ऑर्गेनिम में, जब ये सेल ग्रो करके ऑर्गेन बनाएगा, ऑर्गेनिम तैयार हो जाएगा, देन दिस ऑर्गेन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर वो एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, अगर वो प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, और अगर वो माइक्रोब्स है तो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स कहलाएगा। आपके एनसीईआरटी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में स्पेशली बहुत चर्चा किया गया है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इतने सारे डेवलप किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है तो समझ में आ गया कि बाहर से कोई फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन, एलियन डीएनए, इस सेल के लिए एलियन मतलब वो बाहर का है, फॉरेन है, जीन आपने इंसर्ट किया, आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पाने के लिए, देन दिस ऑर्गेन कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द केस में जो ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसजेनिक एनिमल स्टडी पर्पस और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो माइस है, वो माइस है, ट्रांसजेनिक माइस। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद ट्रांसजेनिक रैबिट एंड पिग एंड सीप। लेकिन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है जो डेवलप किए गए हैं, 95% वो ट्रांसजेनिक माइस है, ट्रांसजेनिक माइस। हाँ, वेट करो, वेट करो, वेट करो, कर रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो माइस है। इसका कारण है, बताते हैं। माइस, साइंटिस्टों ने जब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना शुरू किया तो साइंटिस्टों को ऐसा रियलाइज हुआ, माइस बड़ा ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जैसे मॉडिफाई करना चाहें उसके जीन को, ह्यूमन जीन, स्पेशली ह्यूमन जीन से रिलेटेड, तो वो आराम से मॉडिफाई हो जाता है। आपको मैं बताऊं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो एनिमल हाउस है, एनिमल हाउस में अभी फिलहाल के लिए ट्रांस मतलब कि माइस ही एक्सपेरिमेंटल मॉडल वहां पे रखा गया है। कुछ दिनों में रैबिट भी आने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वहां पे वो लैब रूम अलॉट हुए हैं। कोई फार्माकोलॉजी का है, कोई माइक्रोबायोलॉजी का है, कोई बायोकेमिस्ट्री का है, कोई जूलॉजी का है। ठीक है, प्लांट वाले तो माइस का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन सभी माइस पे ही काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, आप खुद सोचो, एक जूलॉजी वाले का काम, माइक्रोबायोलॉजी वाले का काम, बायोकेमिस्ट्री वाले का काम, ह्यूमन जेनेटिक्स वाले का काम, फार्माकोलॉजी वाले का काम, काम तो अलग है भाई, काम तो अलग है। अब आप सोचो, इतने, आपको मैं एक सिंगल जगह का बात बता रहा हूं, इतने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वर्क्स माइस पे ही हो रहे हैं। इसका मतलब आप क्या को रिलेट कर पा रहे हो कि माइस वर्क के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप उसको जैसे मॉडिफाई करना चाहें वो वैसे ही मॉडिफाई हो जाता है। अच्छा, क्या क्या हमने माइस में डेवलप किए हैं? अब सपोज करो कि मुझे स्टडी करना है कि माइस के अंदर टेस्टिकुलर फंक्शन कैसे अफेक्ट होता है फलाने केमिकल से, स्टडी करना है। तो मुझे एक बात बताओ, आप, ठीक है, माइस मैमल्स है, ह्यूमन भी मैमल्स है, लेकिन क्या माइस और ह्यूमन का जो टेस्टिकुलर फंक्शन है क्या एग्जैक्टली सेम है नेचुरली? नहीं है ना, नहीं है। एग्जैक्टली सेम कैसे हो जाएगा भाई? कुछ तो वेरिएशंस है ना। तो मुझे एक बार बताओ, आप माइस का रिजल्ट ह्यूमन पे कैसे कंपेयर करके आप बता दोगे कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा? बताओ। तो इसके लिए क्या करें, सोच के बताओ, इसके लिए क्या किया जाए? क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हम वैसे जीन ट्रांसफर करें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एक माइस में, एक जनरेशन में, जो टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार होता है? हेलो, डक्ट याद आ रहा है? मुलेरियन डक्ट, वॉल्फेन डक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए कौन सा डक्ट? वॉल्फेन डक्ट।
तो क्या हम उस पर्टिकुलर जीन को ह्यूमन से निकाल के माइस में ट्रांसफर कर दें? तो बताओ वो जो माइस होगा, उस माइस का जो जीन होगा पूरा का पूरा, अभी आपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ट्रांसफर किया है, क्या वो माइस का जो पूरा का पूरा जब वो डेवलप हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तो क्या वो पूरा का पूरा उसका टेस्टिकुलर मतलब कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाएगा? एनाटॉमिकल तो पूरा दिखाएगा लगभग लगभग, और फिजियोलॉजिकल भी दिखाएगा। अब बताओ अभी तक क्या किया? अभी आपका एक्सपेरिमेंट, अभी आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी स्टार्ट किए हो, आप एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मॉडल तैयार किए हो, राइट? मैंने क्यों लिया टेस्टिंग वाला फंक्शन? क्योंकि मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। इम्यूनोलॉजी वाले अगर उनको कोई काम करना है तो बताओ, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कौन सा मोस्ट प्रोबेबली जीन ट्रांसफर करेंगे? बोन मेरो वाला, थाइमस डेवलपमेंट, यही सब करेंगे ना वो मोस्ट प्रोबेबली। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एटसेट्रा, इस टाइप का जीन ट्रांसफर करेंगे। फार्माकोलॉजी वाले क्या करेंगे? वो भी डिफरेंट पर्पस के लिए मेडिसिन बनाते हैं वो लोग, तो वो उस हिसाब से करेंगे कि उनको किस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए मेडिसिन बनाना है, पहले उस ऑर्गन को तो ह्यूमन के जैसा बना लें। आप समझ पा रहे हैं? आप दिमाग खोलो। अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने एक्सपेरिमेंटल मॉडल को तैयार कर रहे हैं और उस मॉडल को ह्यूमन के साथ कंपैटिबल बना रहे हैं। अब मान लो कि मुझे स्टडी करना है केसर का इफेक्ट टेस्टिकुलर फंक्शन पे क्या होता है, केसर जो हम लोग खाते हैं, और केसर का इफेक्ट आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्टडी करना है। कोई इंसान अपने आप को स्टडी करने के लिए देगा एक्सपेरिमेंट के लिए कि चलो भाई आज लैब में तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? कोई नहीं करने देगा, और ये एथिकली अलाउड नहीं है, ठीक है? अब तो आप क्या करोगे? माइस पे ही करोगे। तो माइस का आपने पहले से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा बना रखा बताओ? ह्यूमन के जैसा। अब आप उस पर केसर का इफेक्ट देखोगे, जो भी रिजल्ट आएगा क्या आप उसको ह्यूमन पे कंपेयर करके अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? तो अब समझ में आया ट्रांसजेनिक यस एनिमल्स क्यों बनाते हैं। आपको मैंने माइस के लिए बताया क्योंकि मोर देन 90% मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस ही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ माइस बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे चाहे उसका वैसे जी मॉडिफाई कर लेते हैं। और भी कई सारे एनिमल हमने डेवलप किए हैं, अभी मैं चर्चा भी करूंगा। चलो एक एक करके मैं चर्चा करता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आपसे कोई पूछे। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं पूछूं कि मोस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला और यूज किया जाने वाला, स्टडी किया जाने वाला, एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होता है? बोलते हैं ट्रांसजेनिक माइस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ाया जा चुका है, वो भी माइस ही था भाई साहब। सुपर माउस, ग्रोथ हार्मोन जीन ट्रांसफर किए गए थे, कुछ याद आ रहा है? सुपर माउस फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। अच्छा अगर मैं बोलूं फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है? टोबैको टोबैको। किस चीज के लिए रेसिस्टेंट बनाए थे? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। हेर्बिसाइड, याद आ गया? तो अब हम एक एक करके अलग अलग ऑर्गेन पे चलते हैं जो हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेन डेवलप किए हुए हैं। और ये जहां पे मैं जितने भी डिस्कस कर रहा हूं आपको सारे याद करने हैं, जो नोट्स में लिखे हैं एटलीस्ट रिटर्न फॉर्मेट में, रिटर्न फॉर्मेट में, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो अब हम देखते हैं, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल अलग अलग पर्पस के लिए बनाया है। तो पहला पर्पस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होता है इसको समझो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हम कोई पर्टिकुलर प्रोटीन, पर्टिकुलर एमआरएनए बनवाना चाहते हैं, डीएनए बनवाना चाहते हैं, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हुआ, राइट? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम कोई ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से, कि वो प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई करके इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको मॉडिफाई करके फिर उसको मार्केट में सेल करें ह्यूमन यूज के लिए। तो देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो क्या हुआ, जो डायरेक्ट आप उसको लेंगे और थोड़ा सा प्रीफाई वगैरह करके डायरेक्ट यूज करेगा ह्यूमन। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होगा कि उसको थोड़ा सा उसमें और ग्रेडिएंट वगैरह आप मिला के उसको मॉडिफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट उसको क्या करेंगे आप? सेल करेंगे। तो लगभग मोरलेस एक ही चीज है, लेकिन बायोलॉजिकल में डायरेक्ट यूज होता है उसका, जो भी आप ले रहे हैं उससे, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप ट्रांसजेनिक काव बनाए, उससे दूध मिल रहा है, उसको क्या ही मॉडिफाई करना है, डायरेक्ट यूज करेगा इंसान, ठीक है? तो इस टाइप से अब देखते हैं एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं, याद होने चाहिए, एकदम एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक सीप, ये तो ऑर्गेनिज्म हो गया। इसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किया भाई साहब? इसमें हमने जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक सीप ये ऑर्गेनिज्म है, बताओ ये डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है? ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है ट्रांसजेनिक सीप। इसमें हमने कौन सा जीन ट्रांसफर किया तो मैं बता रहा हूं। अच्छा बताओ, हम मोस्ट ऑफ द केस में जो जीन ट्रांसफर करते हैं अभी स्टडी के लिए, मोस्ट ऑफ द केस में हमारा पर्पस क्या होता है
इस यहाँ जो मैं बता रहा हूँ जितने भी ह्यूमन जीन, कि हम ह्यूमन के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ह्यूमन से मिलता जुलता, तो हम ह्यूमन का कोई जीन ट्रांसफर करेंगे। तो देखना, आपको मैं जेनेटिक्स भी पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं एक डिसऑर्डर पढ़ाया था, हीमोफीलिया, याद है? ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है, क्योंकि कुछ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं, राइट? तो बताओ, क्या हेल्दी ह्यूमन के हेल्दी सेल से हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया के केस में 8 और 9 वाले जो जिसकी वजह से कमी होता है, क्या हम वो जीन को आइसोलेट करके ट्रांसजेनिक शिप में ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक शिप डेवलप करा लें, तो क्या फिर हम उसके ब्लड से सीरम से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 को प्यूरिफाई करके मार्केट में बेच सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट मेडिसिन फॉर द हीमोफीलिया? यस और नो? तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक शिप डेवलप किए गए हैं जिसमें ट्रांसफर किए गए हैं ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही और भी शिप डेवलप किए हैं ट्रांसजेनिक शिप, जिसमें हमने ट्रांसफर किया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन। अगर आपको याद हो, मैंने एक डिसऑर्डर पढ़ाया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एम्फाइसीमा सेक्रेटरी स्मोकर, याद आ रहा है? उसमें एल्वेलाई की सरफेस एरिया घट जाती है और एल्वेलाई स्ट्रेच कर जाता है, और मैंने आपको बोला था इसका ट्रीटमेंट नहीं है, याद है? मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं है मतलब सरफेस एरिया घट गया तो घट गया, सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेचिंग है उस स्ट्रेचिंग को फर्दर स्ट्रेचिंग होने से हम रोक सकते हैं। कैसे? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कंपाउंड है जो वहां जाके करता है, तो ये कोई प्रोटीन एंजाइमेटिक कंपाउंड है, तो ये किसी न किसी जीन से बनता होगा। तो हम उस जीन को ह्यूमन से निकाले और ट्रांसजेनिक मतलब शिप में डाले, ट्रांसजेनिक शिप बनाए और उसके ब्लड से आइसोलेट करके, सीरम से आइसोलेट करके अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के पेशेंट को देते हैं एज अ ट्रीटमेंट। तो बताओ यहाँ पे डिजायर जीन कौन हुआ और होस्ट सेल कौन हुआ? होस्ट सेल तो ट्रांसजेनिक शिप ऑर्गेनिज्म, और होस्ट सेल हुआ कौन आपका? होस्ट ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक शिप। और अल्फा 1 ट्रांसजेनिक शिप हो एंटीट्रिप्सिन गया। जीन क्या हुआ आपका? डिजायर्ड जीन। देखो अभिषेक, अगर नहीं पढ़ना है घर पे बैठो, ये जो झूठ बोल बोल के सोते हो ना, ये चीज सही नहीं है। अभी भी एक क्लास में सो रहा है। वीडियो भेजूंगा फादर को, टेंशन ना लो। ये वीडियो जो अभी तुम सो रहे थे ना, भेजूंगा फादर को। आगे बढ़ता हूँ, अभी मुझे मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक काउ। हमने ट्रांसजेनिक काउ तक डेवलप कर लिए हैं। ट्रांसजेनिक काउ, बताओ काउ दूध देती है। एक बात पता है आपको, जो ह्यूमन बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, ये वाला पहले केस बताता हूं मैं, ठीक है? ह्यूमन बेबी जो होता है और जो न्यूबॉर्न होता है, उसको जो दूध दिया जाता है पीने के लिए, मदर मिल्क, वो मदर मिल्क में बहुत बैलेंस्ड होता है। कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना लिपिड होना, बहुत बैलेंस्ड होता है, ठीक है? तो जो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है उसका नाम है लेक्ट एल्बुमिन। क्या नाम है? अल्फा। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बिहार पे मैं बोल रहा हूँ। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन ह्यूमन मिल्क में जो होता है एग्जैक्टली 2.4 ग्राम पर लीटर होता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, अगर उसका हम निकालने लैक्टेटिंग फीमेल जो लैक्टेशन पीरियड में है, उसके मिल्क को अगर 1 लीटर मिल्क हम कलेक्ट करें तो उसके 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन होना जरूरी है, और वो ह्यूमन बेबी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन पता है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो कई बार होता है ना कि मदर आफ्टर डिलीवरी ना रही, या फिर आजकल फॉरेन सिटी में खास करके ट्रेंड चला हुआ है, और ऐसा हो भी रहा है भाई, आजकल फीमेल जब जॉब करने लग गई है तो एक तो डिलीवरी पीरियड में 3-4 महीना का लीव ले लेती है, उसके बाद फिर लैक्टेटिंग फेज में बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ जाएगी। तो आजकल तो बच्चे पालने वाली वो क्या बोलते हैं, माता वगैरह आती है पेमेंट पे मंथली, लेकिन वो दूध थोड़ी पिला देगी अपना, तो दूध तो रियल मदर को ही पिलाना पड़ेगा। तो आजकल रियल मदर क्या करती है, मार्केट से मिल्क ले आती है, 1-8 महीना दूध पिलाती है, उसके बाद 5 महीना 6 महीना तक मतलब कि 1-8 महीना के बाद ही शुरू कर देती है बाहर के सप्लीमेंट देना। तो जो बाहर के सप्लीमेंट हैं वो तो ठीक है, वो तो अगर काऊ का मिल्क है या फिर कोई पाउडर्ड मिल्क है, वो भी किसी का एनिमल का ही मिल्क है, उसमें अप्रोप्रिएट अल्फा लेक्ट एल्बुमिन नहीं है, रिसर्चर का ऐसा मानना है। तो उन्होंने इस चीज के निदान के लिए बहुत पहले ट्रांसजेनिक काउ डेवलप किया जिसका नाम रोजी काउ रखा गया। नाम याद रखना, रोजी काउ। पता है रोजी काउ 1997 में बनाया गया था। हमारे इंडिया में ये मिल्क बहुत कम ट्रेंड में है, लेकिन फॉरेन कंट्री में तो खूब है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी फीमेल जो है बच्चों को अच्छे से केयर कर देती है आफ्टर द डिलीवरी। लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको पालन पोषण के लिए
जो दाई वगैरह जो आप बोलते हैं वो आती है, लेकिन दूध के लिए तो रियल मदर भी जॉब में है, तो क्या करते हैं उसको रोजी काऊ का मिल्क देते हैं। रोजी काऊ हमने कैसे डेवलप किया है, एक्चुअल में ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन, जो मेमोरी ग्लैंड में बनने वाले जीन, उस जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ अब जो काऊ मिल्क बनाएगी, तो क्या उसके भी मिल्क में वही अल्फा लेक्ट एल्बुमिन आएगा जो ह्यूमन में है, और क्या उसी अमाउंट में आएगा जीन एक्सप्रेशन अगर अप्रोप्रिएट हो रहा है? तो बता उससे जो मिलने वाला मिल्क है, क्या वो नॉर्मल काउ के कंपैरिजन में, ह्यूमन के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा ह्यूमन तो अपने आप में अच्छा ही है जो मिल्क दे रही है, नॉर्मल काउ के कंपैरिजन में जो नॉर्मल काउ मिल्क देती है उसके कंपैरिजन में इसका दूध अच्छा होगा या नहीं होगा बेबी के लिए? रोजी काउ का अच्छा होगा। तो ये ट्रांसजेनिक काउ हमने इस पर्पस के लिए भी बनाया हुआ है। फिर आपको मैंने एक डिसऑर्डर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टिक फाइब्रोसिस, याद है? रेस्पिरेटरी कॉन्जेशन मतलब कि ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, ठीक है? तो इसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड है लैक्टोफेरिन, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस को नहीं होने देता है, रोकता है। तो कई बार लैक्टोफेरिन जीन किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो पेशेंट को मतलब कि पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। तो इस केस में हमने क्या किया है कि लैक्टोफेरिन जीन ह्यूमन से निकाल के ट्रांसजेनिक कॉ में ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसजेनिक को डेवलप कर लिया है, और उसके ब्लड से आइसोलेट करके, सीरम से आइसोलेट करके लैक्टोफेरिन हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट को देते हैं एज ए ट्रीटमेंट। तो बताओ अभी तक मैंने क्या बताया? सिप का भी दो यूज बताया, कौन कौन जल्दी बताओ? सिप का दो यूज बताया, एक तो कौन सा, हीमोफीलिया के केस में, और एक कौन सा, एम्फाइसीमा के केस में। नेक्स्ट आ जाओ, काओ का भी दो यूज बताया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन के केस में। अच्छा मिल्क किसके लिए? बेबी के लिए। अब आते हैं ट्रांसजेनिक गोट। गोट जो है, हमने इस गोट को भी कई पर्पस के लिए बनाया हुआ है। एक कंपाउंड होता है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ह्यूमन का कंपाउंड है ये, तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा। हमने इस जीन को निकाला और गोट में ट्रांसफर कर दिया, और गोट में ट्रांसफर करने के बाद हमने वहां से टीपीए आइसोलेट कर लिया उसके ब्लड सीरम से। ये टीपीए का क्या यूज है आपको पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमते हैं ना, जिसकी वजह से, और हार्ट में भी जो हार्ट के वॉल्व वगैरह में क्लॉट जमता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, हार्ट अटैक वगैरह, तो उस केस में उस पेशेंट को ये टीपीए का ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब टीपीए का इंजेक्शन दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। तो बताओ गोट का एक यूज तो क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में टीपीए का इंजेक्शन। गोट को हमने और भी अदर पर्पस के लिए बनाया हुआ, आपको पता है? हमने स्पाइडर से जीन निकाला। आपको पता है कि स्पाइडर में एक प्रॉपर्टी है, वो थ्रेड्स बनाता है, जाल, अरे बनाता है ना जाल, देखना कितने घने जाल बना देता है। वो जाल क्यों बना पता है आपको? क्या लगता है कि जाल वो उसका वो पोटी है, आप ये समझते हो? अबे नहीं, वो उसके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है? तो वो बनाने वाले कोई ना कोई जीन होंगे, थ्रेड बनाने वाले जीन। तो पता है ये ट्रांसजेनिक गोट के अंदर मैंने स्पाइडर का वो थ्रेड बनाने वाला जीन ट्रांसफर कर दिया, और वो थ्रेड्स बनने के बाद हम क्या करते हैं, गोट ने वो थ्रेड्स बनाने शुरू किए, तो हम वो थ्रेड्स को आइसोलेट करते हैं उसके बॉडी से, और उसको हम यूज करते हैं क्लॉथ और अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब सोचो कि गोट कहां और स्पाइडर कहां, अलग ऑर्गन्स का भी जीन हम ट्रांसफर करने लग गए, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, गोट का भी दो यूज बताया। नेक्स्ट आ जाओ पिग। पिग को तो हमने कई सारे पर्पस के लिए डेवलप किया भाई साहब, बहुत सारे पर्पस के लिए। एक बताता हूं, ह्यूमन एंटीजन जीन। देखो बात बताओ, आपको पता है कि हमारे बॉडी के हर सेल पर, ऑलमोस्ट हर सेल पर, सेल सरफेस पर कोई ना कोई प्रोटीनेशियस कंपाउंड है एज एंटीजन। जैसे आरबीसी पे देख लो, हर सेल पर ऑलमोस्ट एंटीजन है। ये सेल्फ एंटीजन है, ह्यूमन का एंटीजन है। तो क्या ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इसके लिए भड़केगा? नहीं, नहीं भड़केगा भाई, वो तो ह्यूमन का एंटीजन है ना, ह्यूमन का एंटीजन है। तो एक बात बताओ, हम किसी का भी जो ऑर्गन लेते हैं क्या मैच करते हैं? एमएससी एंटीजन, उसमें क्या मैच होता है कि हमारे ही जैसा एंटीजन उसका भी हो जो आ रहा है सेल। तो एक बात बताओ, आज के डेट में एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉब्लम आता है कि ऑर्गन फेल हो गया, ठीक है, हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, स्टमक। तो बताओ आज के डेट में क्या क्या ट्रांसफर हो पाया है? लगभग किडनी ट्रांसफर सक्सेसफुल चल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन चल रहा है। इससे ज्यादा आपने लीवर सुना होगा, उससे तो ज्यादा और कुछ नहीं सुना होगा, नहीं सुना है ना? क्यों नहीं सुना है? क्योंकि दूसरा ह्यूमन देगा नहीं। कौन देगा? कौन देगा बताओ? नहीं देगा ना। दूसरा ह्यूमन जो देगा उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। सोचो
कि अगर ऐसा हो कोई दूसरा एनिमल वो ऑर्गेन दे दे, और वो ऑर्गेन जो हो एज इट इज ह्यूमन के जैसा ही, ह्यूमन के जैसे एंटीजन रखता हो, सेल्फ एंटीजन, तो बताओ क्या हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट करेगा? नहीं ना। तो एक बात बताओ, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेन के जितने भी सेल हैं उस पे जितने भी ह्यूमन के सेल्फ एंटीजन है, अगर हम उसका जीन ट्रांसफर कर दें किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में लाइक पिग, तो पिग का जब डेवलपमेंट होगा तो उसका जो ऑर्गेन बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैं स्टमक की बात कर रहा हूं, उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हमने डाल दिया तो जब उसके स्टमक डेवलप होंगे, तो चूंकि हमने वो जीन डाला है स्टमक डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन का होता है, तो क्या उसके स्टमक के सारे सेल और स्टमक के जो सारे ऑर्गेन है उस पे जो सेल्फ एंटीजन होंगे क्या ह्यूमन से मैच करेगा? जल्दी बोलो। तो इन यस फ्यूचर सर। जब वो पिग से हम स्टमक निकाल लेंगे काट के और ह्यूमन में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उस स्टमक को, मतलब कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उस स्टमक को रिजेक्ट करेगा? बताओ, नहीं करेगा। नो सर। और साइंटिस्टों ने ऐसा किया है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, पिग में तो किया है, लेकिन हाँ इसका ट्रायल अभी ह्यूमन पे हुआ नहीं है, लेकिन ऑर्गेन सारे बनकर तैयार है। सारे नहीं, मतलब कि कुछ कुछ ऑर्गेन बनकर तैयार है। कई सारे साइंटिस्टों का हार्ट पे काम चल रहा है, कई सारे साइंटिस्टों का स्टमक पे काम चल रहा है, लीवर पे काम चल रहा है। अब ये ज्यादा मत सोच लेना कि ब्रेन, फिर तो समझ रहे हो, फिर तो आइंस्टीन का ब्रेन कॉपी कर करके बस ट्रांसप्लांट ही करते रहेंगे, फिर इसमें कई सारे इथिकल इशू भी आते हैं। और ब्रेन न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के सेल्फ एंटीजन को किसी दूसरे ऑर्गन में ये करा लेना और फिर वहां से ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट आर ट्राइंग, साइंटिस्ट कुछ भी कर सकता है, असंभव काम को संभव कर सकता है, वो ट्राई कर रहे हैं। वो सोचते हैं ब्रेन को भी ग्रो करा लें चलो, और ब्रेन का भी ट्रांसप्लांटेशन शुरू करें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिग जो है, पिग ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए मतलब जिसके अंदर हमने ह्यूमन का ऑर्गेन डेवलप करा लिया है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसको इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। अभी तक यूज प्रॉपरली नहीं हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब अभी ट्रायल फेज में ही है, मतलब ट्रायल अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ध्यान रखना ये बात, अभी भी नहीं हुआ, 2022 तक में भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब ट्रायलिंग फेज में, लेकिन हाँ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन फ्यूचर रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। इन फ्यूचर बहुत जल्द ऐसा होगा कि ऑर्गेन, ह्यूमन का ऑर्गेन ह्यूमन से नहीं लेने की जरूरत है, अदर ऑर्गेनिज्म से लेने की जरूरत है, अदर ऑर्गेनिज्म में डेवलप करा के रखा जाएगा। ठीक है, देन हमने और भी कई सारे पिग, सीप, गोट, कॉ, ये सब हमने डेवलप किया, और भी कई सारे। ठीक है, अदर पर्पस के लिए। क्या? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया। बताओ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर जीन हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया है, तो ह्यूमन का आपको पता है कि ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन अगर उसमें हमें ट्रांसफर कर दिया, तो पहली बात तो उससे क्या हम ग्रोथ हार्मोन निकाल सकते हैं? हाँ, और ग्रोथ हार्मोन ऐसे बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है। एक तो ये पर्पस। दूसरा, अगर हमने उसको ग्रोथ हार्मोन का जीन ट्रांसफर किया है, तो एज कंपेयर वो ऑर्गन के कंपेयर में हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये पिग है, गोट है, जो भी है, उसके कंपेरिजन में हमारा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो उसके अंदर उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ ज्यादा होता है, उसकी साइज ज्यादा होती है, और मीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इस पर्पस के लिए भी हमने कई सारे पिग, सीप, गोट और काउ बनाए हुए हैं। तो मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे 8 पर्पस बताया, मतलब कि पर्पस तो एक ही है, क्या? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें कितने सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या था, क्लॉटिंग फैक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अल्फा 1 नहीं, बायोलॉजिकल, ये तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। लैक्टोफेरिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। टीपीए, ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब ये थ्रेड्स थोड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ जाता है, क्योंकि इससे क्या करेंगे हम, क्लॉथ और इस टाइप के कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमन इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेगा। फिर पिग, इसको तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऑर्गन ले रहे हैं भाई साहब डायरेक्ट। उसके बाद अगर आप ये ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मीट प्रोडक्शन, उसको आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रख सकते हैं, वो एक तरीके से फूड सप्लीमेंट हो गया। तो कुल मिला के आप डिफरेंट बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हुए हैं। सेकेंड पर्पस में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि और हमने किस पर्पस के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हुए हैं। फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बात सुनो, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यार अभी एक सप्ताह पहले एक रिसर्च आर्टिकल आया, वो बोल रहा है कि सेरिबेलम इमोशन में भी रोल प्ले करता है। ये बहुत न्यू फाइंडिंग्स है।
तो मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि सेरिबेलम क्या टेस्टिकुलर फंक्शन पे भी इफेक्ट दिखा रहा होगा, यस और नो? अब मुझे बताओ, अगर मुझे सेरिबेलम का इफेक्ट देखना है टेस्टिकुलर फंक्शन पे, तो सेरिबेलम को क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट। और अगर सेरिबेलम इफेक्ट करें और अगर टेस्टिकुलर फंक्शन इफेक्ट हो जाए, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हाँ सेरिबेलम का रोल है, यस और नो? बोलेंगे ना? तो बताओ, अगर आप में से मैं किसी को बोलूं अरे भाई आ जाओ, किधर आ जाओ, तुम्हारा सेरिबेलम तोड़ ताड़ के और केमिकल खिला के उसको इनहिबिट करें और तुम्हारा टेस्टिकुलर फंक्शन स्टडी करें, टेस्टिस निकाल के काट फाट के उसको देखें क्या प्रभाव पड़ा है, दोगे? नहीं दोगे। तो कहां जाना पड़ेगा मुझे? ट्रांसजेनिक एनिमल पे। ट्रांसजेनिक एनिमल पे अगर हम ये काम करते हैं तो उसका तो खुद का सेरिबेलम है, हेलो, उसका तो खुद का टेस्टिस है, तो उसका सेरिबेलम उसका टेस्टिस का रिजल्ट हम ह्यूमन पे कैसे अप्लाई कर देंगे भाई? समझ रहे हो बात? वहां फंसेगी फिर। तो क्या उसका डेवलपमेंट के दौरान उसका ब्रेन मतलब सेरिबेलम और उसके टेस्टिस को ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसा डेवलप कराना पड़ेगा, यस और नो? एंड देन जाके हम स्टडी करेंगे, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे कि सेरिबेलम का टेस्टिकुलर पर क्या फंक्शन है, डेवलपमेंट में क्या रोल है, और तब उसको हम ह्यूमन से कोरिलेट करेंगे। तो पता यहाँ पे मैंने कोई मेडिसिन नहीं बनाया ना, बस मुझे प्रूफ करना था कि सेरिबेलम का टेस्टिकुलर फंक्शन पे भी रोल है। तो बता क्या इसके लिए भी मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए, यस और नो? बिल्कुल चाहिए। देन स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था अभी कुछ दिनों पहले अपने लोग के सामने, कोविड। मतलब जो कोविड वायरस की स्टडी हुई किस पे? ह्यूमन पे हुई ना। ह्यूमन पे तो सिम्टम्स वगैरह देखा भाई, ह्यूमन पे। तो फिर उसके पूरे जो मैकेनिज्म है वो स्टडी कहाँ हुई है? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। हालांकि कोविड वायरस में भी बहुत कुछ स्टडी नहीं हुआ, आपको मैं बता दूं, बहुत कुछ स्टडी होना बाकी है। इसलिए बहुत सारे रिसर्च लैब जो हैं अपने डोमेन चेंज कर रहे हैं, कोविड वायरस में घुस रहे हैं, क्योंकि कोविड वायरस में माना जा रहा है कि अभी बहुत कुछ रिसर्च करना बाकी है, बहुत कुछ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि डिजीज, किसी भी डिजीज की मुझे स्टडी करनी है, जैसे कोविड वायरस के बारे में बोला, उसका पूरा मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो इसके लिए क्या करें? मान लो कि पर्टिकुलर कैंसर का स्टडी करना है, मान लो कि यूटेराइन कैंसर का पूरा मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो कोई फीमेल अपना बॉडी देगी स्टडी करने के लिए? नहीं। तो क्या करें? कोई ऐसा माउस लाए, कोई ऐसा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म लाए जिसको हम, जिसका यूट्रस फीमेल माइस, जिसका यूट्रस हम ह्यूमन के जैसा डेवलप करें और उसको जानबूझ के कैंसर कराएं और पूरा उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म स्टडी करें। तो अगर डिजीज का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म स्टडी होगा तब ट्रीटमेंट ढूंढना आसान होगा। तो बताओ क्या इस पर्पस के लिए भी हमको ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल ओंको माउस, ओंको मतलब होता है कैंसर, हमने कैंसर स्टडी के लिए ओंको माउस डेवलप किया, फॉर एग्जांपल बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वैक्सीन सेफ्टी एंड टेस्टिंग, वैक्सीन बनाया हमने, हमने आपको पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन हमने बनाया, जब बना था पहली बार। आज कोविड वैक्सीन बनाया, तो क्या कोविड वैक्सीन जब बन के तैयार हो गया तो क्या डायरेक्ट इंसान में जाके ठोक दिए? अरे ना, ऐसे माइस में ठोके जिसकी फिजियोलॉजी हमने ह्यूमन से मैच करा के उसको डेवलप कराया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर वो इंजेक्शन दिया, उसके बाद उस पर प्रभाव देखा कि वो पर्टिकुलर डिजीज ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां अप्रूव हुआ, तब जाके हम ह्यूमन पे आए। तो बताओ वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग अगर आपको करना है तो इसके लिए भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए। फिर ऐसे केमिकल और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, केमिकल और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग क्या है? कोई केमिकल है, कोई फूड आपने बनाया है, ट्रांसजेनिक फूड बनाया है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाया है, उसका आपको सेफ्टी और टॉक्सिसिटी लेवल देखना है, तो डायरेक्ट ह्यूमन को खिला के देखोगे? नहीं, ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल को खिला के देखोगे जिसकी फिजियोलॉजी आपने ह्यूमन के जैसे डेवलप करके रखी हुई है लैब में, एनिमल हाउस में। तो क्या इस पर्पस के लिए भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए? तो ट्रांसजेनिक एनिमल आपको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए चाहिए। अभी मैंने आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बताए हैं, अभी मैं अगले मीटिंग में आपको ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स भी बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नो सर। बाकी लोग, नो सर। अभिषेक सोलिया, अरे सोलिए, अभिषेक, अभी मैं कुछ बोला? सर वो अरे तू टाइम पास करेगा, चल ठीक है, आ जा अगले मीटिंग में।